सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश की खबरों पर विचार चर्चा होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का प्रोग्राम में स्वागत है पूनिया जी। जी शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी सत श्री अकाल, आदाब। रुक करें खबरों का। सबसे पहले बात संसद की। संसद के अंदर और बाहर खूब हंगामा, खूब बातें चल रही हैं। हर रोज तकरीबन मीडिया की बड़ी कवरेज सांसद ही लेकर जा रही है, क्योंकि जो बजट सेशन चल रहा है उसी वजह से। तो वहां पर इस बार का जो बजट इजलास था, उसमें सबसे ज्यादा उभरे हैं राहुल गांधी। जैसे तैसे करके उन्होंने पूरी फुटेज ली है हर तरफ से। तो अभी उसी के ऊपर शायद निशिकांत दुबे, बीजेपी के जो सांसद है, वो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कोई सफाई भी दी है। क्या ये सच बात है? क्या ये हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये क्या ये संभव है? कैसे होता है? क्या इसका गाइडलाइंस है? बताइए जरा। देखिए, जो बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इसको सब्सटेंसिव मोशन बोला जाता है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में। तो राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंसिव मोशन पेश किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की जाए और उनके ऊपर चुनाव लड़ने पर भी लाइफ टाइम बैन लगाया जाए। ये डिमांड उन्होंने की है। हालांकि अब बात ये आ रहा है कि जो लोकसभा की जो चेयर है, उन्होंने किसी भी किस्म का विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं एक्सेप्ट किया है और उनके खिलाफ कोई भी अभी जो मोशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। अब एक आपको मैं बताऊं तो एक वीडियो पोस्ट किया है जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट चलती है उसके जो वर्किंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 4 फरवरी को लोकसभा स्पीकर के चैम्बर के अंदर जो अपोजिशन पार्टियों के जो सांसद थे, उन्होंने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में गालियां दी। अब बात यह है कि प्रियंका गांधी और का जो नैरेटिव है वो ये है कि उन्होंने कोई गालियां नहीं दी है। तो ये एक मामला है। राज्यसभा भी की कार्यवाही भी आज जो है वो स्थगित रही। लोकसभा में भी काफी आज हंगामा हुआ है और आज देखने को भी मिला कि जो राहुल गांधी हैं वो काफी मीडिया फ्रेंडली दिख रहे हैं। काफी दिनों से 2 मंत्री कुछ बात रख रहे थे, वो एक वीडियो आपने देखा होगा, वो तुरंत आ जाते हैं और उस राहुल गांधी को देख के वो दोनों मंत्री गाड़ियों में बैठ के चलते बनते हैं। तो ये सही कह रहे हैं आप, अब की बार राहुल गांधी ने काफी आई बॉल्स को कैच किया है। ये जी सारा जो बजट सेशन चला उसमें नवरणे की किताब से ही मामला शुरू हो गया था। जी। जो जो साब पूर्व जो पूर्व जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, जनरल नरवणे, उनकी किताब को लेकर सारा हंगामा शुरू हुआ था और बीच में फिर एपस्टीन फाइल का हो गया और भी एक दो चीजें ऐसी रही जिसके कारण जो मौके की हुकूमत है बीजेपी वो गिरती हुई दिखाई दी और उसमें फिर निकल कर यही आया कि चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ, हर किस्म से जो आई बॉल्स हैं अब की बार मीडिया की कैच करने में राहुल गांधी कामयाब रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इससे आगे बढ़े तो बांग्लादेश में आज चुनाव थे, मतदान खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। और क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? कौन कौन दोबारा आ सकता है? और इस पर शेख हसीना के सारे केस पर क्या असर पड़ेगा उससे? देखिए, अभी तकरीबन ये मान के चला जा रहा है कि जो मतदान है वो 50% से कम हुआ है। 40 जो अभी डेटा निकल के आ रहा है वोटिंग सेंटर से, वो निकल के आ रहा है 47.91%। और जो शुरुआती रुझान है वो भी आना शुरू हो गए हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनिस, बीएनपी चीफ तारिक रहमान और जो स्टूडेंट जो बेसिकली ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर थे नाहिद इस्लाम, वो काफी फुटेज उनको मिली है और यूनिस का ने कहा है कि अब नए बांग्लादेश का जन्म हुआ है। दूसरी और जो पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने चुनाव को फर्जी बताते हुए रद्द करने की मांग की है। ये एक अभी के लिए चीजें आ रही हैं। कई
जगह पे मतलब झड़प भी हुई है जमात इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ, बीएनपी नेताओं की झड़प का मामला भी है, कई जगह देसी बम भी फेंके गए हैं। बेसिकली चाहे इधर इंडिया वाला बंगाल हो या फिर बांग्लादेश वाला बंगाल हो, उधर वॉयलेंस देखने को ही मिलते हैं। इधर अपना जो वेस्ट बंगाल है इंडिया वाला, यहाँ पे भी पंचायत चुनाव से लेकर मेन चुनाव तक काफी वॉयलेंस देखने को मिलती है, और वहां पर भी ऐसे कई जगहों पे वॉयलेंस की खबरें आई हैं। मतलब देखिए, आप सही है कि जो रुझान आने शुरू हो गए हैं, मतलब बीएनपी और जमात में टक्कर दिखेगी आपको, और मतलब अब की बार लग रहा है कि बीएनपी की 25 साल बाद वापसी हो सकती है। लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पर किसी भी कोई भी पार्टी मतलब एक तरफा सरकार नहीं बनाएगी, जोड़ तोड़ की सरकार ही बनेगी, यानी कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलेगी। और बहुत हद तक जो अभी के लिए जो लोग शेख हसीना के खिलाफ लड़ रहे थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां, वही शायद जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाएं, तो ये अभी दिख रहा है। तो हालांकि अभी यही है कि जो ये वोटिंग हुई है इस पे, जी इसको लेकर कई सारे सवाल भी हैं, क्योंकि इवन यहाँ तक भी बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर बहुत सारे भारत के पत्रकार भी गए हुए हैं, वो भी वहाँ पर वहाँ से कई सारी खबरें दे रहे हैं, जिसमें जो वायलेंस की खबरें भी हैं, बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें हैं। तो खैर, वोटों की गिनती जारी हो रखी है, जारी है। तो कल तक शायद जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाए, तो कल आपको क्लियर बता पाएंगे कि किस किस्म की स्थिति वहां पर रही है। पर अभी के लिए बीएनपी और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बीएनपी की फुल फॉर्म है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उनके साथ और 10 पार्टियां भी हैं छोटी छोटी, जिसमें स्टूडेंट लीडर्स भी हैं बहुत सारे, ढाका यूनिवर्सिटी के, जमात के लोग हैं, कई और हैं। तो वो दिख रहा है, तारिक रहमान वहां पर प्रधानमंत्री के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। जी। इससे आगे बढ़े तो बात कानपुर लैम्बोर्गिनी कांड की करते हैं। अमीरजादे की अमीर औलाद ने 6 लोगों को रौंद दिया था अपनी लैम्बोर्गिनी से, लेकिन उस केस में दिलचस्पी अब लोगों की तब बनी जब ड्राइवर को फंसा दिया गया। उसके बाद लोगों ने उसको खबर को उठाया, खासी वायरल हुई बात। तो फिर अभी जनतक ही हो रही थी खबरें, शायद मीडिया हाउस उस पे काम ही कर रहे हों कि आखिरकार अरबपति के बेटे को पकड़ लिया गया है, लेकिन तब तक जनाब बाहर भी आ गए थे। ये क्या माजरा है सारा? देखिए, कानपुर में बिल्कुल आपने कहा, उत्तर प्रदेश का मामला है। एक अरबपति के बेटे थे, और उसने मतलब 6 लोगों को टक्कर मारी, और उसमें अरबपति जो कारोबारी थे, उसके जो पिता हैं वो बेसिकली तम्बाकू और जो ये गुटखा वगैरह के कारोबार में हैं, और अरबपति बताए जाते हैं, काफी कानपुर की रिच रिच परिवार बताया जाता है। तो वो उसका जब वो मामला वायरल हुआ, तो अरबपति ने अब एक ड्राइवर को, एक गरीब आदमी को कहा कि ये गाड़ी चला रहा था, और जो वो लड़का था उसको वहां से निकाल दिया। लेकिन 4 दिन बाद पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ा, तो 4 दिन के बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया गया, और आज उसकी जमानत भी हो गई है। 20,000 के बॉन्ड के ऊपर पुलिस ने छोड़ दिया। पता नहीं कि जो क्या चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई है, लेकिन जिस किस्म के जो विजुअल वायरल होते हैं, उसमें तो साफ दिख रहा था कि वो लड़का ड्राइवर सीट पर था, लेकिन थियरी बनाई गई और ड्राइवर सीट से ही उस लड़के को निकाला गया था। जो फुटेज है वो 8 फरवरी की, जिस दिन हादसा हुआ था, उस दिन साफ दिख रहा है कि ड्राइविंग सीट से शिवम मिश्रा को निकाला गया था, और उस टाइम पे कार में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन कारोबारी ने, जो अरबपति बाप था, उसने एक ड्राइवर लाके खड़ा कर दिया, बोला कि गाड़ी ये चला रहा था, और शिवम था वो उस वक्त सो रहा था। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, तो वो पीछे से लुढ़क कर आगे की सीट पर आ गया और ड्राइवर भाग गया। ऐसी एक थियरी बनाई गई। खैर, अभी तो यही है कि जो कारोबारी है, तम्बाकू कारोबारी के मिश्रा, लग रहा है कि उसने अपने बेटे को बचा लिया है, क्योंकि काफी अगर कहें तो इसके ऊपर हंगामा भी चला है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कहीं ना कहीं जमानत उस लड़के की हो गई है, शिवम मिश्रा की। जी। आगे बढ़े तो 114 नए रफेल खरीदने का प्रस्ताव मंजूर हुआ है। कहाँ से खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, कितने के पड़ेंगे? देखिए, जो भारत की जो डिफेंस काउंसिल है,
और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसने फ्रांस से 114 राफेल जो फाइटर जेट हैं वो खरीदने की जो प्रस्ताव की मंजूरी दी है, और जो डील है तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही है। 3.25 लाख करोड़ की जो डील होगी। इसमें अभी यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास ये भेजी जाएगी, और वहीं से अंतिम जो है फैसला होगा। और 17 से 20 फरवरी के 3 दिनों के दौरे पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, वो भारत आएंगे, और ये माना जा रहा है कि उनके भारत दौरे पर ही इस डील को फाइनल मिल सकता है और मंजूरी मिल सकती है। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह की जो कमेटी है वो लगातार कॉम्बैट मिसाइलों और एयरशिप बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स के प्रपोजल की मंजूरी पर भी बात कर रही है। तो इन सारे सौदों को मिला देंगे तो ये 3,60,000 3.60 लाख करोड़ के बन जाएंगे। तो अभी यही है कि इस बार जो डिफेंस बजट है वो भी काफी बढ़ाया गया है। उसमें भी 7.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले जो अगर हम बात करें तो टोटल जो बजट है उसका तकरीबन 14.5 बल्कि 15% के आसपास है, और पिछले साल की तुलना में 24% इस बार जो डिफेंस बजट है वो ज्यादा रखा गया है। तो उसमें दिखता है कि कई सारी जो आधुनिकीकरण है वो करती हुई दिख रही है भारत, और भारत कई सारी चीजें लेगा। इसमें स्काल्प मिसाइलें हो गए, मेटेओर मिसाइल हो गई, लेजर गाइडेड बम हो गए, नॉन गाइडेड क्लासिक बम हो गए, हैमर जीपीएस बम हो गए। तो ये कई सारी चीजें इस बार भारत अपने डिफेंस डील्स में ऐसे सौदे करते हुए दिखाई देगा। जी। आगे बढ़े तो बात इजराइल पर लग रहे आरोप की करते हैं। इजराइल ने बताया जा रहा है कि गाजा में प्रतिबंधित जो वैक्यूम बॉम्ब हैं वो गिराए थे। ये कैसे बाहर आई है जानकारी, और इससे नुकसान क्या हुआ है गाजा में? देखिए, लगातार इजराइल ने गाजा में जो किया है उसको लेकर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं। अलग अलग लोग इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी की एक रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक ऐसा जो बॉम्ब जिसको वैक्यूम बॉम्ब कहा जाता है वो छोड़ा गया था, जो बादल की तरह हवा में फैलता है, और उसके बाद फिर वो आग पकड़ लेता है, और आग के जो गोले होते हैं वो आसपास सारी जो ऑक्सीजन है, हवा है, उसको खींच लेते हैं, और एक तरीके का जीरो वैक्यूम पैदा कर देते हैं। और इसके कारण जो टेम्परेचर जो होता है, ये जो धमाके होते हैं इन आग आग के और बादल के गोलों के, तो वो 3500 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर वो पहुंचा देते हैं। और इन बमों में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो कुछ ही सेकंड में शरीर को जला देते हैं और एकदम वैसे पिघला देते हैं। अब 3500 डिग्री टेम्परेचर होने का के कारण आप लगाइए कि वो तो फिर बॉडी इवेपोरेट ही हो जाती है एक हिसाब से। तो इसमें जो गजा की सिविल डिफेंस टीम है उन्होंने भी तकरीबन 2900 ऐसे फलस्तीनी नागरिकों के रिकॉर्ड दर्ज किए हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि उनको दफनाने के लिए उनका कोई हिस्सा ही नहीं बचा था, और अभी भी 3500 से ज्यादा लोग लापता हैं। तो ये काफी वैक्यूम बम के को लेकर काफी बात हो रही है, और ये हालांकि पूरी दुनिया भर में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, और अभी अगर ये इस्तेमाल किया गया है तो ये बहुत खतरनाक है। जो गजा में बात करें तो 90% जो इमारतें हैं गजा के अंदर खंडर हो चुकी हैं, और आप बहुत सारे भयानक विजुअल्स देखते भी हैं। बहुत सारे अच्छे वर्ल्ड दुनिया भर के फोटोग्राफर्स वहां से बहुत अजीब अजीब किस्म की फोटोएं भेज भी रहे हैं। तो MK-84 हैमर की बात है, BLU-109 बंकर बस्टर की बात है, GBU-39, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर कहें तो इजराइल ने इस्तेमाल की हैं। तो खैर अभी तो गजा में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस आपको अगले 2-4 साल में दिखेंगी। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आएंगी जो दिखाएंगे कि असल में इजराइल ने गजा में किस किस्म की जो अगर कहें कि त्रासदी फैलाई है। जी, जी। इससे आगे बढ़ें तो बात करें हरदीप पुरी की। हरदीप पुरी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने खुद को मूर्ख साबित किया है। वैसे कल भी हरदीप पुरी ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कहा था कि मैंने एप्स्टीन के साथ 3-4 बार मुलाकात की है, लेकिन काम के सिलसिले से। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि हरदीप पुरी उस टाइम कौन सा काम कर रहे थे उनके साथ मिलकर? क्या कौन से
ट्रैवल प्लान कर रहे थे? देखिए लगातार राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल के ऊपर कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें जो नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है वो इस एप्स्टीन फाइल की वजह से किया है, और उसको बिल्कुल वो कह रहे हैं कि आपने देश को देश के जो फाइनेंशियल हित थे उनको ताक पे रखा है। हरदीप पुरी का नाम लगातार उछाला जा रहा है। इवन राहुल गांधी ने भी उनका नाम लिया। उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र मोदी के जो का जो चीजें थी वो हरदीप पुरी ने किया, और हम हरदीप पुरी जो मिले हैं उसको लेकर काफ़ी चीज़ें हैं। और आज हालाँकि हरदीप पुरी ने जिस हिसाब से आज जो स्टेटमेंट देखो, कल जो स्टेटमेंट दी वो ठीक थी। आज उन्होंने जिस किस्म की स्टेटमेंट दी है वो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। और मतलब आज उन्होंने एकदम से बिल्कुल अपन बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कह दिया, नहीं, नहीं कुछ होता तो कुछ शोर डालना चाहिए था, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। तो उन्होंने बड़ा ऐसे जैसे एक मुहावरे के तौर पर कहा है। लेकिन अब जो ईमेल है उसमें कई सारे चीज़ों का ज़िक्र है। अब जो पुरी से 2014 और 2015 में एप्स्टीन से ईमेल पर बातचीत की थी, उसमें एक्सोटिक आइलैंड का ज़िक्र था। ठीक है? जी। तो पुरी ने लिखा था, प्लीज मुझे बताएं कि आप अपने एक्सोटिक आइलैंड से कब वापस आ रहे हैं। मैं आपसे मिलने आना चाहूंगा, साथ ही आपको भारत में रुचि जगाने के लिए कुछ किताबें भी देना चाहूंगा। तो ये जो मेल का जो ये हिस्सा था, काफी इसको लेकर सवाल खड़े हुए। और एक दूसरे ईमेल में एप्स्टीन को जवाब देते हुए हरदीप पुरी ने लिखा था, हैव फन। तो अब ये हालाँकि मतलब ये मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन इनका मतलब क्या निकाला जाए, ये एक बड़ा मामला है। और हालाँकि जो ईमेल्स हैं वो तो 30 लाख के आसपास ईमेल जारी किए हैं। जी। और उसमें बहुत सारे गायब भी होंगे, भारत से जुड़ी हुई जो अगर कहें कि जो फाइल्स हैं वो अब गायब भी हो रही हैं, और ये आरोप कांग्रेस लगा भी रही है। तो खैर अनिल अंबानी को का मामला हो या फिर हरदीप पुरी का मामला हो, काफ़ी सरकार इन मामलों में घिरती हुई नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल। आगे बढ़ें तो आज भारत अच्छा, बंद की। बस एक जी, एक जी। एक 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 चीज़ और मैं गुरप्रीत बता देता हूँ। जी। अभी हम बहुत ऐसे लार्जर उसमें बात कर रहे हैं, राहुल गांधी या फिर हरदीप पुरी या नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी। इसका ग्राउंड पे भी असर दिख रहा है। जैसे मैं देख रहा था, मध्य प्रदेश में आज एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हुई एक पहली एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर एक कंटेंट डाला गया था, और यूथ कांग्रेस के एक अज्ञात हैंडलर के ऊपर ये जो है केस दर्ज किया गया है। और उसमें 9 फरवरी को ये शिकायत दी गई बीजेपी के ही एक व्यक्ति द्वारा। और उसमें सरकार ने, वहाँ मध्य प्रदेश की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब इसमें क्या है, इसमें पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, और उसमें नरेंद्र मोदी की, अडानी की और एक एक दो लोगों की फोटो लगा रखी हैं। कई कई जगह पे नवरत्न की किताबों की जिक्र है। उनके ऊपर अब अगर बात करें तो एफआईआर शुरू हो गई है। तो ठीक है कि बड़े लीडर, बड़े लोग चीज पे आप देख रहे हैं। आम लोग अगर इसको लेकर ज्यादा सनसनीखेज कुछ पोस्ट कर दे रहे हैं, तो उस पे अब एफआईआर पुलिस करने शुरू कर चुकी है। जी, जी। आगे बढ़ें तो बात आज भारत बंद की करते हैं। कैसा रहा आज भारत बंद? कितना असर ज़मीन पर देखने को मिला? ट्रेड यूनियंस का ये कॉल के साथ वैसे फार्म्स यूनियन जो हैं, फार्मर्स की यूनियंस हैं, उनका भी योगदान था इसमें। कैसा रहा ऑल ओवर भारत बंद का ये जो था, कॉल था? देखिए, जो भारत बंद है वो बड़े महानगरों में उस हिसाब से नहीं दिखा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं देश के, जो औद्योगिक जहाँ पे इकाइयां हैं, वहां पर बहुत जगह पे बंद दिखा। आज तकरीबन 30 करोड़ जो भारत के श्रमिक थे, जो मजदूर थे, वो हड़तालों पर दिखे। बहुत ऐसी जगह मैं देख रहा था कि जहाँ पे हजारों हजारों की संख्या में जो मजदूर हैं वो सड़कों पे भी उतरे। मतलब खाली उन्होंने बंद नहीं रखा, काम वर्क को सस्पेंड नहीं रखा, कई जगह तो सड़कों पे भी उतरे हैं। ठीक कहा आपने कि कई जगह पे जहाँ पे फार्म यूनियंस का काम स्ट्रॉन्ग है, जैसे पंजाब में आपको बहुत कई जगह पे दिखे कि किसान यूनियन निकली। हरियाणा में भी दिखा, राजस्थान के एक पार्ट में दिखा। तो अलग अलग जगह पे किसान यूनियन भी उतरी। लेकिन आज का जो दिन था वो मजदूरों के नाम का था। बहुत मैसिव लेवल पे जो है वो आज वर्क सस्पेंड दिखे। मेरे को नहीं लगता कि जो बड़ी जहाँ पे जो नंबर्स ज्यादा बड़े हैं,
वर्कर्स के। ऐसी कंपनियां तो मेरे को नहीं लगता कि आज कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स चली हों। तो क्योंकि जो बड़ी यूनिट्स होती हैं वहां पर श्रमिकों की, मजदूरों की यूनियनें भी होती हैं, तो उसके कारण वहां पर वो चेतना भी होती है। जो ये भारत बंद था, ये 4 नए लेबर कोड लेकर आई थी सरकार, उसके खिलाफ था। बिजली विधेयक 2025 के खिलाफ था। जो सीड विधेयक था, बीज विधेयक, उसके खिलाफ था। वीवी ग्राम जी, जो जी राम जी करके जो 2025 में लेके आया गया, उसके खिलाफ था। पुरानी पेंशन बहाली के लिए था। और भी ऐसी कई मतलब मजदूरों के न्यूनतम वेतन को लागू करने वाली और भी कई ऐसी डिमांड थी जिनको लेकर आज ये आंदोलन था। और नो डाउट एक जो इशू था वो इंडिया यूएस ट्रेड डील, उसके खिलाफ भी ये जो भारत बंद बुलाया गया था। तो काफी मिले जुला आप कह सकते हैं इसका असर दिखा। कई जगह पे बहुत ज्यादा असर दिखा और कई जगह पे कम, मतलब उस हिसाब से असर दिखा। जी। आगे बढ़े तो बात जन गण मन से पहले के बाद सॉरी वंदे मातरम को गाने की, वंदे मातरम की जो बात आई थी बीते कल भी आपने इस पर बात की थी। अभी उसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय हैं जो उन्होंने रोष जाहिर करना शुरू कर दिया है। देखिए ये बाद में नहीं, पहले जनगण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। जी। ये खबर है और इसका विरोध अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शुरू कर दिया है। जनगण मन से पहले राष्ट्रगीत का गाया जाना, ये एक, इसमें देखिए मामला क्या है। पहले 1937 में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी ये इशू उठा था। और उस समय महात्मा गांधी से लेकर तमाम जो उस समय के आजादी के आंदोलन के बड़े नेता, उन्होंने कहा कि भाई 6 के 6 जो पैराग्राफ है ये गाने ठीक नहीं है। शुरू के 2 पैराग्राफ ही गाए जाते थे और उसको लेकर उस समय भी इशू हुआ था। अब इसको लेकर, जैसे आज मैं बात करूं, दल खालसा के जो नेता हैं कंवरपाल सिंह बिट्टू, उन्होंने भी इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला है कि वंदे मातरम के गायन के मौके पर खड़ा होना अनिवार्य है, हम इसे नामंजूर करते हैं, ये सिख सभ्यता के विपरीत है। अब उन्होंने कहा कि जो ये गीत है, इसमें कई किस्म के एजेंडे छिपे हुए हैं, इसलिए हम इसको नहीं गाएंगे। और इसमें टाइम भी काफी लगता है, 3 मिनट 10 सेकंड का ये गीत है। और अब ये किसी जैसे राष्ट्रगान तो लोगों को याद हो चुका है, ये गाना आता है नहीं आता, ये भी एक सवाल है। तो ये जो 150 साल इसके होने के ऊपर कारण ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। और मुस्लिम समुदाय भी विरोध कर रहे हैं। जो जमीयत उलेमा हिंद के जो मदनी साहब हैं, मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने भी कहा है कि मुसलमान किसी को भी वंदे मातरम गाने बजाने से नहीं रोकते, लेकिन गाने के कुछ छंद मातृभूमि को एक देवता के रूप में दिखाते हैं, ये हमारी मान्यताओं के खिलाफ है। तो वो मदनी साहब ने भी साफ किया है कि जो ये गीत है, राष्ट्रगीत, वो मुसलमानों की मान्यताओं के खिलाफ है। और इधर सिख संगठन भी दिख रहे, बहुत सारे सिख संगठन देख रहा हूं मैं, वो भी इस गीत के खिलाफ है। तो ये मेरे को लगता है कि और दूसरी जगहों से भी प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो मेरे को नहीं लगता कि इसके साथ, इस गीत के साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है इंडिया की, वो सहज हो पाएंगी। विरोध आपको एक दिखेगा और उसके असर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इसके ऊपर सरकार क्या फैसले लेती है, क्या नहीं लेती है। लेकिन आजादी के 150 साल पूरे होने के बाद दिख रहा है कि एक बड़ा असर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार वंदे मातरम को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। इवन आपको याद होगा कि संसद में इसके ऊपर बहस भी करवा दी थी सरकार ने। तो अब इसी के साथ थोड़ी जुड़ी हुई खबर है। मैं देख रहा था, शायद वीडियो पुराना हो, लेकिन जब मोदी संसद में पहुंचे तो वहां पर जैसे होता ही है, वंदे मातरम ऐसे कर रहे थे। साथ में वो एक धर्म को खास तौर पर लेकर उसके नारे लगा रहे थे, जय श्री राम। ऐसे अब क्या ये शोभा देता है? एक प्रधानमंत्री किसी खास जाति का तो है नहीं। देखिए मैं कई बार ये बात रख चुका हूँ कि जो इस किस्म की सिंबॉलिक चीजें हैं, जिससे आप अपनी देशभक्ति जाहिर करते हैं, कई बार आप अपने धर्म से प्रेम जाहिर करते हैं, तो उसका जो लक्ष्य है, अगर वो किसी दूसरे समुदाय को खिजाना होता है, तो फिर वो ना, उसका जो मकसद होता है आप अपने जो धर्म के प्रति प्रेम जाहिर करने का,
वो नहीं पूरा हो पाता। मान लीजिए कि मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम है और उसके लिए मैं कोई गीत गाऊँ या फिर कोई नारे का उच्चारण करूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी धार्मिक नारे का उच्चारण किसी दूसरे समुदाय को खिजाने के लिए करूँ, तो वो मुझे हमेशा प्रॉब्लमैटिक लगता है। देखिए, मैं कई बार कहता रहा हूँ कि जो ये नारा था, ये जय सिया राम था। यानी हम सीता माता को का जो हिंदू थे, वो सीता माता का नाम बोलते थे साथ में। मतलब ये खाली ये नहीं था कि सिर्फ सिर्फ राम भगवान को याद करने का मतलब था। मतलब था कि राम के साथ-साथ सीता माता को भी याद किया जाता था। आपको जो राधा राधा बोला जाता है, कृष्ण जी के जो नारे हैं, उसमें भी आप देखेंगे तो साथ में याद किया जाता है। वो एक कहिए कि मेल और फीमेल गॉड दोनों को एक साथ इज्जत और उनको याद करने का भी एक वो होता था। तो जय सिया राम नारा कब जय श्री राम में तब्दील हो गया, ये एक पूरी कहानी भी है, कई बार मैंने आपको सुनाई है। ये कैसे जब विश्व हिंदू परिषद 1980 के दशक में जब आंदोलन कर रहा था, उन्होंने जय सिया राम के नारे को जय श्री राम में तब्दील कर दिया। हनुमान के मुंह से जब भगवान हनुमान आप याद करिए, जब वो लंका में जब रामायण में आप देखेंगे तो जब लंका में गए और अशोक वाटिका और वो को उजाड़ा और उस समय जब उनको पकड़ लिया गया, तब वो जो नारे लगा रहे थे वो जय सिया राम बोल रहे थे। तो जय सिया राम को जय श्री राम बना दिया गया और उसका इस्तेमाल आप देखिए कि अगर मुसलमानों को खिजाने के लिए किया जा रहा है तो उससे प्रभु की भक्ति नहीं हो रही है, आप मानिए। उससे कहीं न कहीं अगर प्रभु श्री राम भी होते तो वो भी बोलते कि ये कहीं न कहीं अपमान है। ख़ैर, अगर आप कोई ऐसा नेशनल सिंबल उठा लें कि भई आप, ये तो बात हुई धार्मिक नारे की, अब मैं राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम को लेकर वो कह रहा हूँ। अगर कोई ऐसा सिंबल उठा लें कि अगर आप भई आप तभी आपको देशभक्त माना जाएगा जब आप तिरंगा फहराएँगे, जब आप राष्ट्रगीत गाएँगे, तभी आप सच्चे देशभक्त होंगे। तो वो भी कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि वो सही चीज़ को नहीं दर्शाता है। जी, जो जो देशभक्ति होती है या फिर अपने मदरलैंड के लिए जो प्यार होता है, जी, वो उसके बहुत अलग-अलग तरीके हैं। आप एक तरफ तो जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि ये ना जो इंडियंस हैं, ये काफ़ी मतलब काफ़ी डुअलिटी में फँसे हुए हैं। जी, इनमें बहुत सारी उलझनें हैं। जैसे ये लोग गंगा को माँ भी मानते हैं, जो गंगा रिवर है, जी, ठीक है? उसको माँ भी मानते हैं और उसको फिर दूषित भी करते हैं, ठीक है? तो ये एक साथ होता है यहाँ पर। मतलब आप भगवान को पूज भी रहे हैं और भगवान का अपमान भी एक साथ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो ये उलझने हैं, ये सभ्यता के तौर पर ठीक नहीं है और ऐसे ही मेरे को लगता है कि ये जो सिंबल्स हैं, देशभक्ति के या फिर अपने धर्म की भक्ति के, अपने प्रभु के भक्ति के, अगर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरे समुदाय को नीचा दिखाने के लिए, खिजाने के लिए, तो फिर ये ठीक नहीं है। जी। सो इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया।